हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडिको। तो फिर से अपन एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो आज हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसका डेफिनेशन से कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है भाई। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या बोलता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज रेफर टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस बाय एन एम्बोलूस। एम्बोलूस मतलब क्या होता है अभी? मटेरियल सच एज ब्लड क्लॉट, फैट, एयर, amniotic fluid or a foreign body that is carried by blood from one point in circulation to another point। हाँ, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या बोल रहा है कि वो क्या है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेफर्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस बाय एम्बुलस। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसमें क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसके आर्टरी में, और उसके ब्रांचेस जो होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं या फिर एम्बोलूज हो रहा है। और अभी एम्बोलूज का मीनिंग क्या है? एम्बोलूज क्या है? एक मटेरियल सच एज ब्लड क्लॉट, फैट, एयर, अमनियोटिक फ्लूइड और अ फॉरेन बॉडी। तो जिसमें एम्बुलिस मतलब क्या होता है, एक समझो कि एक सब्सटेंस जिसमें ये सब चीज़ें, मटेरियल बोलो, कुछ ब्लड क्लॉट बोलो, फैट है, एयर है, इसका इस सब को मिला के जो एक चीज़ बनता है उसको बोलते हैं एम्बुलस। तो मतलब एम्बोलिज्म मतलब क्या हो रहा है, एक मतलब एबनॉर्मलिटी आ रही है ब्लड में, या फिर क्लॉटेज बोल दो, या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में नहीं चाहिए या फिर वो क्लॉट हो चुका है और वो उससे ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे किसमें, पल्मोनरी में, मतलब लंग्स में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं लंग्स में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये है उसका मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। तो इसे अपन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि उसके कॉजेस क्या है। आप इमेज में भी देख सकते हो, जो पल्मोनरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो देखो, मीन्स कि वहाँ पे एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो चुका है जिसे अपन एम्बुलूस कहते हैं। ये इमेज में दिखा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन उसके रिस्क फैक्टर, कि उसके रिस्क फैक्टर क्या है या फिर किस चीज़ की वजह से अपने को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या है, वेनस मतलब कि स्लो ब्लड फ्लो इन द वेन। तो क्या हो रहा है, अगर ब्लड में, अपने बॉडी के ब्लड में, वेन में ब्लड स्लो हो रहा है तो उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो उसकी वजह से क्यों, कि अगर समझो इसकी वजह से, इसकी अगर जब ब्लड स्लो होता है तब क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ वो प्लेटलेट्स होता है ना, एक बुइल्ड होते हैं बॉडी में। ओके, जिसकी वजह से मतलब जब ब्लड स्लो होता है बॉडी में तो एबनॉर्मलिटी आने लगती है बॉडी में। तो उसकी वजह से जो बॉडी में प्लेटलेट्स हो या फिर अदर चीज़ें हो, वो कनेक्ट होने लगती है एक मिक्स से, तो उसकी वजह से क्लॉटेज फॉर्म हो सकता है। तो उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है अगर ब्लड स्लो हो बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, हाइपर कोआगुलेबिलिटी, मतलब ज़्यादा ही कोआगुलेशन बढ़ रहा है बॉडी में तो उसकी वजह से भी ब्लड क्लॉटेज हो सकता है। और ब्लड क्लॉटेज होना ही उससे क्या कहते हैं अपन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर वन ऑफ द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इन पल्मोनरी आर्टरी। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेनस एंडोथेलियल डिसीज। अब वेनस एंडोथेलियल डिसीज से क्यों हो सकता है, मतलब समझो कि जो एंडोथेलियल है एक इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है सेल्स की। ओके, तो उसका डिसफंक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो होने लगता है अगर उसमें डिसफंक्शन आ जाए तो अब हमने अभी से देखा कि अगर ब्लड स्लो स्लो हो जाए बॉडी में तो उसकी वजह से उट बिल्डअप होता है, जो प्लेटलेट्स बोलो या फिर अदर सब्सटेंस बोलो, धीरे धीरे तो उसकी वजह से एम्बुलिस प्रोड्यूस हो सकता है और उसकी ही वजह से पल्मोनरी एम्बुलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है।
तो उसकी वजह से भी अपने को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सीओपीडी में क्या हो रहा है, एक एम्फाइज्मा हो रहा है, एक ब्रोंचिटिस हो रहा है। तो उसकी वजह से मतलब समझो कि इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग्स में, है ना। तो उसकी वजह से वहाँ का पूरा ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा वहाँ पे। तो सीधी सी बात है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, पूरा मतलब इन्फ्लामेशन स्टोर हो चुका है। तो इन्फ्लामेशन इज कन्वर्ट इनटू एम्बोलस, मतलब कि ब्लड क्लॉटेज। नेक्स्ट क्या है, डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस क्या, क्योंकि जब पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस होता है तो डायबिटिक मेलाइटस क्या करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्लेग बिल्डअप इन द बॉडी। तो जो प्लेग मतलब क्या होता है, वो नाम तो सब्सटेंस बोलो, जैसा एम्बुलेंस है वैसा ही प्लेग है बॉडी में। तो डायबिटिक मेलाइटिस से क्या होता है, प्लेग फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं अपने आर्टरी में या फिर अपने बॉडी में, जिसकी वजह से अपने को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब कि अगर आफ्टर सर्जरी अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैसा हो सकता है। तो समझो ड्यूरिंग सर्जरी कुछ ब्लड क्लॉटेज ऑलरेडी, जैसा ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो ब्लीडिंग हो गई, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग के बाद ब्लड कोआगुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी अपने को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, मतलब अब कम मूवमेंट होना बॉडी का, उसकी वजह से भी अपने को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं उसके सिम्टम्स क्या है। अभी समझो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उसके सिम्टम्स भी कुछ रहेंगे। तो सिम्टम्स में क्या हो सकता है, उसको उसको पेन हो सकता है, ओके, डिस्पेनिया हो सकता है, ट्रकीकार्डिया हो सकता है, ट्रकीपनिया हो सकता है, फीवर, माइक्रोडियल इन्फ्रैक्शन, कफ, हीमोस्टैटिस एंड देन है सिंस्कोप, मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं चेस्ट पेन। उसको चेस्ट पेन होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, क्योंकि क्लॉटेज फॉर्म हो रहा है, तो जो सप्लाई ऑक्सीजन का सप्लाई है वो सामने तक नहीं जा रहा, मतलब बॉडी को पूरे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन हो रहा है। देन डिस्पनिया, अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होंगी। नेक्स्ट है ट्रकीकार्डिया, मतलब जो पल्स रेट है वो हाई हो जाएंगी। देन है ट्रकीपनिया। देन फीवर उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे क्लॉटेज फॉर्म हो गया तो ऑक्सीजन पास नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से उसको फीवर आ सकता है। देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कि हार्ट अटैक, तो उसको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस है, क्योंकि जब ब्लड क्लॉट हो रहा है वहाँ पे पल्मोनरी में, तो उसके बाद जो ब्लड सप्लाई सॉरी ऑक्सीजन का सप्लाई है या फिर ब्लड सप्लाई भी बोल दो, अब हार्ट तक भी प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट में भी क्लॉटेज आ जाएगा, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। नेक्स्ट है कफ फॉर्मेशन होगा। हीमोस्टैटिस मतलब वोमिटिंग इन ब्लड में वोमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है सिनोसिस, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन को ऑक्सीजन का सख्त जरूरत है, ओके, तो अगर ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं हो रहा ब्रेन पे, तो उसके बाद उसको क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो अभी उसको देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ओके, देन कॉर्ड पल्मोनल, मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब होता है कि बीपी बढ़ जाना, है ना। तो तो कार्ड पल्मोनल मतलब क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी डिसीज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे अपन कार्ड पल्मोनल कहते हैं। उसे अपन इसको लैटिन इसमें पल्मोनरी हार्ट भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या कर सकते हैं अपन, चेस्ट एक्सरे, एंजियोग्राफी हो गई, ईसीजी हो गया, एबीजी हो गया। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एबीजी मतलब आर्टियल ब्लड गैसेस अपन एग्जामिन कर सकते हैं कि वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है। नेक्स्ट है उसका मेडिकल मैनेजमेंट। अभी उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या देने वाले अपन, एंटीकोआगुलेशन एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। एंटीकोआगुलेशन मतलब जो कोआगुलेट हो रहा है उसको डायलेट करने के लिए एंटीकोआगुलेंट देंगे, एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी उसको देंगे। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन देंगे उसको, कर सकते हैं उसकी सर्जरी में एम्बोलेक्टॉमी, ओके। एम्बोलेक्टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब जो भी ब्लड क्लॉट हो चुका है उसे हम रिमूव कर देंगे।
नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है तो अपना काम है कि उसको रिलीव एंजाइटी, उसकी एंजाइटी रिलीव करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना हाई लेवल की। देन प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, उस उनको हेल्थ एजुकेशन देना है प्रॉपर, उनको प्रॉपर मेंटेन करना है, प्रॉपर पोजीशन देना है, क्योंकि पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, क्योंकि वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उनको चेस्ट पेन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनको नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। देन है मैनेज टू रिलीव द पेन विद पेन किलर, पेन किलर देना ज़्यादा पेन हुआ तो, जिससे कि पेशेंट का पेन कम हो सके। देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी तो भाई हर इसमें आ रहा है, रेस्पिरेटरी के ऑल डिसीज में ऑक्सीजन थेरेपी नीडेड होती है पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता पेशेंट, इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी जरूरी है। देन मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द एंटीकोएगुलेंट थेरेपी इज गिवन, उनको प्रॉपर मॉनिटर करना है, कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करना है उसको, उनके पेशेंट को। ओके, तो ये हो गया